हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, ये सर्वेइंग का सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम एंगुलर मेजरमेंट से और कंपास सर्वे से स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए, एंगुलर मेजरमेंट और कंपास सर्वे से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एक बार उन पर फोकस करते हैं, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट पॉइंट मेरिडियन से ही पूछे जाते हैं। तो मेरिडियन क्या होता है, कितने तरह की होती है? तो चार तरह की मेरिडियन होती है: ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिटरी मेरिडियन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ है। जो ट्रू मेरिडियन होती है, इट इज नॉट ए टाइम डिपेंडेंट मेरिडियन। मतलब ये टाइम पर और बेसिकली प्लेस पर भी डिपेंड नहीं करती है। साथ में अगर हम देखें ट्रू मेरिडियन के बारे में डिटेल में पूछे तो ए लाइन अलोंग द अर्थ सरफेस विच पासेस थ्रू द ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ एंड गिवन पॉइंट इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। और ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, इसलिए वहां लिखा हुआ था टाइम इंडिपेंडेंट मेरिडियन। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी प्लेस की जो ट्रू मेरिडियन है वो टाइम के साथ में बदलती नहीं है, और इसके रेस्पेक्ट में ली गई बियरिंग को हम ट्रू बियरिंग कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में एक कंसर्न है कि किसी भी प्लेस की मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ में चेंज करता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ ग्रिड मेरिडियन और आर्बिटरी मेरिडियन से बहुत कुछ नहीं पूछा जाता। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं जो कि बियरिंग सिस्टम से रिलेटेड है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि होल सर्कल बियरिंग को किस तरह से रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है और रिड्यूस बियरिंग को किस तरह से होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है इस पे। बाकी एक बात है यहाँ पर कि आपसे क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछी जा सकती है। तो नॉर्थ के लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या लिखोगे? तो नॉर्थ के लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है नॉर्थ 0 डिग्री। यहां ईस्ट और वेस्ट हम डेजिग्नेट नहीं करेंगे। ईस्ट के लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? तो 90 डिग्री ईस्ट। यहां नॉर्थ और साउथ मेंशन नहीं किया जाएगा। साउथ के लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? तो साउथ 0 डिग्री। और इसी तरीके से वेस्ट के लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? 90 डिग्री वेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनका जो क्यूबी को डब्ल्यूसीबी में और डब्ल्यूसीबी को क्यूबी में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि काफी हद तक आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। अब बात आती है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है कि जब हम एक सर्वे लाइन को मेजर करते हैं तो सर्वे लाइन की डायरेक्शन में, जो सर्वे जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, जैसे हम ए टू बी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो हम बियरिंग मेजर करते हैं लाइन की, उसको हम बोलते हैं फोर बियरिंग। और लास्ट स्टेशन पर जो बियरिंग हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसर्न यहां पर यह है, डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी सर्वे लाइन इज 180 डिग्री। ये नॉर्मल कंडीशन है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि साहब, जो सर्वे लाइन है उसके स्टेशंस लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है। लेकिन अगर लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित हैं तो उस केस में डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट करके रखना है। बाकी जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 2n+4 इंटू 90 डिग्री। और डिफ्लेक्शन एंगल्स का जो सम होगा ऑलवेज वो 360 डिग्री होगा, एक क्लोज ट्रेवर्स के लिए या क्वाड्रिलेटरल के लिए। नाउ इंक्लूडेड एंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इंक्लूडेड एंगल कैसे मेजर किया जाता है। तो इंक्लूडेड एंगल, जैसे मान के चलो ये एक एंगल बन रहा है, ये लाइन है, ट्रेवर्स है, ओपन ट्रेवर्स है, ए बी सी। अब एंगल बी जो है, इस पॉइंट स्टेशन बी पर दो एंगल बन रहे हैं, एक इंटीरियर एंगल बन रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब इनमें से कौन सा एंगल इंक्लूडेड एंगल है? तो आपको डेफिनेशन से आंसर करना है। इंक्लूडेड एंगल हमेशा प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली?
प्रीसीडिंग लाइन से, जो बैकवर्ड लाइन है, प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बना हुआ एंगल है उसको हम बोले इंक्लूडेड एंगल। जैसे एक और हम ट्रेवर्स बना के देखते हैं, ये एक ट्रेवर्स है, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह की है, मतलब ए बी सी। तो अब यहां देखें, बैकवर्ड लाइन है ए बी और फॉरवर्ड लाइन है सी बी सी। तो प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस बार जो एंगल बना है वो इंटीरियर एंगल बना है। तो इंक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है और इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ डिप। डिप एंगल क्या होता है? जब किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एक एंगल बना लेता है, मतलब ये इंक्लाइंड हो जाएगा इस तरह से। तो जो एंगल बनेगा वर्टिकल एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ डिप। तो वर्टिकल एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एट एनी पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि पोल्स पर कितना होता है और इक्वेटर पे कितना होता है। तो पोल्स पर, इक्वेटर पर डिप एंगल की वैल्यू 0 होती है और पोल्स पर ये 90 डिग्री होती है। इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे अगर हम कहें ए लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिप, इक्वल एंगल ऑफ डिप, ऐसी लाइन जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, जिसके हर एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डिप है वो इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोक्लिनिक लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोक्लिनिक लाइन। इसी तरीके से एक और लाइन है जिसको हम बोलते हैं ए क्लिनिक लाइन, और ये ए क्लिनिक लाइन हमेशा ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिस पर एंगल ऑफ डिप 0 होता है। हैविंग 0 एंगल ऑफ डिप इज नॉन एज ए क्लिनिक लाइन। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? किसी प्लेस पर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब जैसे हमने ये डेफिनेशन दी थी कि इक्वल एंगल ऑफ डिप को मिलाने वाली लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं, वैसे यहां पर भी दो डेफिनेशन बनेंगी, आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन। आगे डिस्कस कर लेंगे जैसे ही वो आएंगी। तो देखो यहां पर द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? ठीक है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर ईस्टर्न साइड डिक्लिनेशन है, अगर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का रिलेशन देखें तो यहां पर दो तरह का डिक्लिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यह है ट्रू नॉर्थ, और मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट साइड है तो इसको हम ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोलते हैं। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड है तो इसको हम वेस्टर्न डिक्लिनेशन बोलते हैं। ईस्टर्न डिक्लिनेशन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि वेस्टर्न डिक्लिनेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट मेंशन कर रखें। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन इज देन ऑन एज ईस्टर्न डिक्लिनेशन और पॉजिटिव डिक्लिनेशन। सिमिलरली इफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, वेस्ट साइड है तो इसको हम वेस्टर्न डिक्लिनेशन या नेगेटिव डिक्लिनेशन कहेंगे। ये इस तरह के आपको डायग्राम से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब वेरिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरिएशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहता है, इस वजह से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी चेंज होता रहता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का। तो उसमें वेरिएशन जो है वो ये इस तरह के 4 तरह के होते हैं: ड्यूनल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेरिएशन किस कारण है। तो ड्यूनल वेरिएशन की बात करें तो जब अर्थ जो है मतलब अपनी एक्सिस पर जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से ड्यूनल वेरिएशन होता है, मतलब डेली वेरिएशन होता है। अब इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ड्यूनल वेरिएशन इज मोर इन समर इन कंपैरिजन विंटर।
मतलब समर में ज्यादा होगा, विंटर में कम होगा। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिन में ज्यादा होगा, रात में कम होगा, पोल्स पर ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। ड्यूनल वेरिएशन मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो डेली वेरिएशन होता है वो सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, रात में कम होता है, दिन में ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, पोल्स पर ज्यादा होता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और कारण क्या है इसका ड्यूनल वेरिएशन का? जो अर्थ का रोटेशन है खुद की एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें एक और पॉइंट आ गया, ए लाइन विच ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन। और अगर जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एगोनिक लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? एगोनिक लाइन। क्लियर? नाउ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, एनुअल वेरिएशन की बात की जाए तो जब अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती है, अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट करती है, उसकी वजह से एनुअल वेरिएशन होता है। सेक्युलर वेरिएशन, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने पर जो वेरिएशन होगा उसकी वजह से सेक्युलर वेरिएशन होगा। लगभग लगभग इसमें 150 से 250 साल लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्युलर वेरिएशन के लिए जो टाइमिंग है वो कितनी है? 150 से 250 साल। चलिए अब बिकॉज ये कंपास सर्वे के रिगार्डिंग है तो कंपास सर्वे के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंपास, तो कंपास में क्या क्या मिलता है? मैग्नेटिक निडल जो दो तरह की होती है, ब्रॉड टाइप और एज टाइप। ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, साइटिंग वेन्स होती है, कंपास बॉक्स होता है। जनरली हम सर्वे पढ़ते हैं उसमें दो तरह के कंपास की रीडिंग करते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास और एक सर्वेयर कंपास। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो साहब, प्रिज्मेटिक कंपास की जो निडल होती है वो ब्रॉड टाइप होती है, चौड़ी होती है, इस तरह की होती है, ब्रॉड टाइप होती है, जो इंडेक्स की तरह काम नहीं करती है, डू नॉट एक्ट एज एन इंडेक्स। जबकि ये जो सर्वेयर कंपास है इसकी निडल एक एज टाइप होती है, एज बार टाइप होती है, जो इंडेक्स की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? इंडेक्स की तरह। जबकि ये इंडेक्स की तरह काम नहीं करती है। ठीक है साहब। इसी तरीके से प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो निडल के साथ अटैच होता है। जब निडल के साथ अटैच है तो इसका मतलब वो एक जगह पर ही रहेगा, क्योंकि निडल कभी भी रोटेट नहीं होती, वो सेल्फ अलाइन होती है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर निडल के साथ में अटैच है तो फिर वो रोटेट नहीं करेगा। जबकि सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड सर्कल बॉक्स के साथ अटैच होता है, तो बॉक्स रोटेट करता है तो वो ग्रेजुएटेड सर्कल भी रोटेट करता है। नाउ यहां पर जो बियरिंग लिखी होती है वो WCB फॉर्म में लिखी होती है, जिसमें साउथ एंड पर 0 होता है और नॉर्थ पर 180, और ये जो रीडिंग्स चलती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर ये QB फॉर्म में होता है, रिड्यूस बियरिंग फॉर्म में रीडिंग्स लिखी होती हैं, साउथ पर 0 और नॉर्थ पर 0 होती हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज हम यहां प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म की हेल्प से रीडिंग पढ़ते हैं, तो रीडिंग और ऑब्जर्वेशन मतलब रीडिंग को पढ़ना और ऑब्जेक्ट को साइट करना, तो साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। जबकि सर्वेयर कंपास में एक बार साइटिंग करने के बाद में घूम के हम आगे आते हैं तो फिर साइटिंग हम साइमल्टेनियसली नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग और साइटिंग दोनों एक साथ की जाती है, जबकि सर्वेयर कंपास में साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ नहीं की जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है साइटिंग एंड रीडिंग बोथ प्रोसेस आर डन साइमल्टेनियसली, जबकि यहां पर लिखा हुआ है साइटिंग एंड रीडिंग आर नॉट डन साइमल्टेनियसली। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए ट्राइपोड इतना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, जबकि सर्वेयर कंपास के लिए ट्राइपोड जरूरी है। इसलिए कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नाउ ये थे कुछ इनके बीच में डिफरेंस। अब आते हैं इनके टेम्परेरी एडजस्टमेंट पे। तो कंपास के टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहां पर सेंटरिंग सबसे पहला पॉइंट होगा, उसके बाद लेवलिंग करेंगे, उसके बाद साइटिंग करेंगे। ठीक है साहब, तो ये इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट का ऑर्डर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे टू अटैच द निडल विद पीवट ज्वेल बियरिंग इज यूज्ड। ये पूछी जाती है कि पीवट के साथ अटैच करने के लिए, पीवट है, इसके साथ निडल को अटैच करने के लिए हम जो बियरिंग यूज करते हैं दैट इज द ज्वेल बियरिंग। ये पूछा जाता है। अब लोकल अट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अट्रैक्शन। किसी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस का मतलब हो गया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है, रेलवे लाइन है, मैग्नेटाइज मटेरियल है, पावर ग्रिड है,
इस तरह के फील्ड होने से, क्योंकि हम वहां से रीडिंग ले रहे हैं कंपास की हेल्प से, उन स्टेशन पे बियरिंग हमेशा कंपास की हेल्प से मेजर की जाती है। तो कंपास एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है। अब मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के आसपास अगर मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है तो उस कंपास से ली गई रीडिंग भी इनकरेक्ट हो जाती है। इसलिए लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं आता है। यही सारे पॉइंट यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका एंगुलर मेजरमेंट एंड कंपास सर्वे, एक बेसिक रिवीजन। अब चलते हैं हम ट्रेवर्स सर्वे पे। ट्रेवर्स सर्वे ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और थियोरेटिकल पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं। तो ट्रेवर्स क्या होता है? ट्रेवर्स सर्वे इज द सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस विच कंस्ट्रक्ट क्लोज और ओपन नेटवर्क। एक्चुअली एक ट्रेवर्स जो है ना, वो कनेक्टेड लाइंस की एक सीरीज है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस आपस में कनेक्ट होके एक शेप बनाएंगी और वो हमेशा एक सीरीज में होंगे। ठीक है जी। तो इससे रिगार्डिंग देखो, अब ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है। तो ओपन ट्रेवर्स वो होता है कि कह सकते हैं, जैसे यहां मैं बता देता हूं फिगर से ही, ये ट्रेवर्स ए से स्टार्ट हुआ लेकिन ए पर खत्म नहीं हुआ, डी पर खत्म हुआ है, ए बी, बी सी और सी डी, तो ये है एक ओपन ट्रेवर्स। जबकि एक क्लोज ट्रेवर्स जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर खत्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज ट्रेवर्स। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो क्लोज ट्रेवर्स से पूछे जाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो चेन ट्रेवर्स, चेन एंड कंपास ट्रेवर्स, थियोडोलाइट ट्रेवर्स, प्लेन टेबल ट्रेवर्स। इसके रिगार्डिंग यहां दो पॉइंट और आ गए, लूज निडल मेथड एंड फास्ट निडल मेथड। अब ये लूज निडल मेथड और फास्ट निडल मेथड क्या होता है? लूज निडल मेथड में हम क्या करते हैं कि ट्रेवर्स की जितनी भी लाइंस होती हैं उन सारी लाइंस की बियरिंग को हम किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से मेजर करते हैं। सारी सभी जितनी भी लाइंस होंगी, जैसे ए बी लाइन की बियरिंग कंपास से मेजर की, बी सी लाइन की बियरिंग कंपास से मेजर की, सी डी लाइन की बियरिंग कंपास से मेजर की और डी ए लाइन की बियरिंग भी कंपास से मेजर की। मतलब अगर किसी ट्रेवर्स की सभी लाइंस की बियरिंग कंपास की हेल्प से मेजर की जाए तो उसे हम बोलते हैं लूज निडल मेथड। जबकि फास्ट निडल मेथड में हम एक्चुअली क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन की बियरिंग को कंपास से मेजर करते हैं, बाकी थियोडोलाइट की हेल्प से एंगल मेजर किए जाते हैं और उन एंगल्स की हेल्प से फिर बियरिंग मेजर की जाती है। तो फास्ट निडल मेथड में क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन की बियरिंग हमने कंपास की हेल्प से मेजर की, बाकी और बियरिंग्स और लाइन की बियरिंग्स को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर किए गए एंगल्स को यूज किया जाएगा और लाइन की बियरिंग को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फास्ट निडल मेथड, और ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ट्रेवर्सिंग का। इसलिए ध्यान रखिएगा फास्ट निडल मेथड और लूज निडल मेथड क्या होता है। नाउ एक ट्रेवर्स को डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं जिनका नाम है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो लैटिट्यूड क्या होता है? किसी भी सर्वे लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखते हैं तो उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस इज नोन एज लैटिट्यूड। सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन इन ईस्ट वेस्ट एक्सिस इज नोन एज डिपार्चर। मतलब ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, ये एक सर्वे लाइन है, इसका इस एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो लैटिट्यूड होगा और इस एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो आपका डिपार्चर होगा। लेट सपोज इस सर्वे लाइन की बियरिंग है थीटा और इसकी लेंथ है एल, तो इस साइड जो प्रोजेक्शन आएगा वो होगा लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, और ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे डिपार्चर, दैट इज द एल साइन थीटा। क्लियर? तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर का कंसर्न। अब ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ साइड जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और साउथ साइड जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से ईस्ट साइड जितने भी डिपार्चर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और वेस्ट साइड जो डिपार्चर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। देख लो लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो ये एक लाइन है जिसकी बियरिंग थीटा, यहां पर नॉर्थ साउथ एक्सिस में इसका जो प्रोजेक्शन है वो एल कॉस थीटा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो डिपार्चर। साइन देखें तो नॉर्थ साइड लैटिट्यूड पॉजिटिव, दोनों लैटिट्यूड देख लो, और साउथ साइड लैटिट्यूड नेगेटिव। इसी तरीके से वेस्ट ईस्ट साइड डिपार्चर पॉजिटिव और वेस्ट साइड डिपार्चर नेगेटिव। तो ये इनका साइन कन्वेंशन है। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं
कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, जैसे एक लाइन है ए बी, तो इस लाइन के फॉरवर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करते हैं अगर किसके रेस्पेक्ट में, प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। किसी लाइन के फॉरवर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस स्टेशन इज नोन एज कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ दैट स्टेशन। सिमिलरली अगर लाइन BC है तो BC का फॉरवर्ड पॉइंट हो गया C, तो C के कोऑर्डिनेट अगर हम B के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो वो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। लेकिन अगर एक ही कॉमन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हर एक स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो वो कोई बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, चलिए कोई नहीं। अब एक क्लोज ट्रेवर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो क्लोज ट्रेवर्स की प्रॉपर्टीज में एक तो जितनी भी लाइंस हैं उनके सभी लैटिट्यूड्स का अगर सम देखा जाए, जितनी भी लाइंस हैं और उन सभी लाइंस के लैटिट्यूड्स का सम देखेंगे तो वो 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम डिपार्चर का सम देखेंगे तो डिपार्चर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो समेशन L इज इक्वल टू 0 एंड समेशन D इज इक्वल टू 0 फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स। ये क्लोज ट्रेवर्स की एक पहचान है। अब कई बार क्या होता है कि एक ट्रेवर्स जो है फील्ड में तो क्लोज है, उसकी हमने मेजरमेंट्स लिए, अब उसको ड्रॉ करना शुरू किया और जब ड्राइंग बनाई तो वो ड्राइंग पर क्लोज नहीं हो पाया, तो इसका मतलब उसमें एक क्लोजिंग एरर आ गई। तो अब इस क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे बोर्डिच मेथड हो गया, ट्रांजिट मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, एक्सिस मेथड हो गया। और इस क्लोजिंग एरर को खत्म करना एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स या बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स कहलाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग एरर को रिमूव करना क्या कहलाता है, यहां पर बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। गॉट इट? तो बोर्डिच मेथड की क्या क्या खास बात है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बोर्डिच मेथड को कंपास रूल भी कहा जाता है, कंपास मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड की एक अजम्पशन है जिसमें कहा गया है दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड व्हेन द एक्यूरेसी ऑफ लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। देखो इस मेथड को कब यूज किया जाता है, जब लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की एक्यूरेसी सेम होती है तब बोर्डिच मेथड को यूज किया जाता है। इसके अजम्पशन देख लीजिए, एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू √L, पूछा जाता है √L, और एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ये डायरेक्टली अजम्पशन पूछे जा सकते हैं कि इस मेथड के अजम्पशन क्या हैं। कब यूज किया जाएगा, जब लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों सेम प्रेसिजन से मेजर किए गए हो। इसके अकॉर्डिंग बाद में ये फॉर्मूले वगैरह हैं तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए इसी तरीके से ट्रांजिट मेथड, तो ट्रांजिट मेथड तब यूज किया जाता है जब लीनियर मेजरमेंट्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किया गया हो। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एक्यूरेसी ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज लेस देन द एंगुलर मेजरमेंट, मतलब एंगुलर मेजरमेंट को अधिक प्रिसाइजली मेजर किया गया है एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट। ठीक है साहब। नाउ ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फिर इन फॉर्मूले पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बेसिकली मेरा कंसर्न है कि आपको थ्योरी को रिवाइज किया जाए। और अब तक मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूं, ये अनुमान लगा सकता हूं कि आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। चलिए ग्राफिकल मेथड, इट इज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ बोर्डिच मेथड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोर्डिच मेथड के ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। इसमें इट इज यूज्ड व्हेन द एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट इज इक्वल टू द एक्यूरेसी इन एंगुलर मेजरमेंट। तो वही बोर्डिच वाला कंसेप्ट यहां आ जाएगा। अब एक्सिस मेथड पे आइए, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जब एंगुलर मेजरमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली अगर जोर दे रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली अगर मेजर किया गया है तब हम एक्सिस मेथड यूज करते हैं। हालांकि इसमें भी यही बात कही गई थी, ट्रांजिट मेथड में भी यही कहा गया था कि एंगुलर मेजरमेंट को लीनियर मेजरमेंट से ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया गया है, लेकिन यहां कहा गया है एंगुलर मेजरमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया गया है, तो उस केस में हम एक्सिस मेथड यूज करेंगे और केवल यहां पर हम लेंथ को करेक्ट करेंगे, क्योंकि बियरिंग्स तो क्या है, जो एंगुलर मेजरमेंट्स है वो तो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली मेजर की हैं, तो बियरिंग सही है, लेंथ को एडजस्ट करके हम यहाँ पर ट्रेवर्स को एडजस्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ट्रेवर्सिंग को लेके। ठीक है सब। चलिए एक और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेवलिंग, इसका भी एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और आई होप कि यहाँ तक आपको इन टॉपिक्स से कुछ हेल्प मिल रहा होगा, इन लेक्चर से कुछ हेल्प मिल रहा होगा। और
हम यही चाहते हैं कि आपका एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो। थोड़ा टाइम निकाल के इन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाए, यहाँ से आ जाए, तो आपके दिमाग में उनकी एक रिफ्लेक्शन छवि रहे और उस क्वेश्चन को आप करेक्ट करके आए। चलिए, लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होता है? एलिवेशंस फाइंड आउट करना। देखो, डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, एलिवेशन, डेटम, रिड्यूस लेवल, मीन सी लेवल, बेंचमार्क, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। तो एक एक करके इन डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं। हालांकि डेफिनेशन मुझे पता है कि आप लोगों को आती है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? लेवल सरफेस क्या होती है? तो लेवल सरफेस किसी भी पॉइंट से पास लेवल सरफेस वो सरफेस होती है जो हम अर्थ की मीन सरफेस के पैरेलल होती है। और इस सरफेस पर अगर हम प्लम्ब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्व सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन एट ईच पॉइंट। तो लेवल सरफेस पर प्लम्ब लाइन प्रत्येक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो लेवल सरफेस हो चाहे वो लेवल लाइन हो, एक ही कहानी रहेगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। द टेंजेंशियल लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंशियल लाइन, अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंशियल लाइन उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन को या लाइन को दिखाती है। जैसे ये इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की तो ये इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसी जो प्लम्ब लाइन है केवल इसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन या लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बाकी किसी भी लाइन पर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने की है। तो आप ध्यान रखिएगा, लेवल सरफेस या लेवल लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर प्लम्ब लाइन परपेंडिकुलर होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन के केवल एक ही पॉइंट पर प्लम्ब लाइन परपेंडिकुलर होती है। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन एंड टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। ठीक है। एलिवेशन, डेटम एक रेफरेंस प्लेन होता है। रिड्यूस लेवल क्या होगा? मीन सी लेवल से किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। मीन सी लेवल, अच्छा मीन सी लेवल के लिए पूछा जाता है कि मीन सी लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो समुद्रों में हाई टाइड और लो टाइड होते हैं उससे उसका 19 साल का डेटा कलेक्ट किया जाता है, 19 ईयर्स का। 19 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करके और फिर एवरेज लिया जाता है, तो वो एवरेज मीन सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसी जगह के किसी पर्टिकुलर प्लेस के 19 ईयर्स का लो टाइड और हाई टाइड का डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसका एवरेज लिया जाएगा जो MSL को रिप्रेजेंट करेगा। बेंचमार्क क्या होता है? जब हम लेवलिंग शुरू करते हैं तो एक पॉइंट होता है जिसका RL हमको पहले से पता होता है, उसको हम कहते हैं बेंचमार्क। उसको हम क्या कहेंगे? बेंचमार्क। बेंचमार्क बेसिकली 4 तरह के होते हैं: GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क और आर्बिटरी बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क जो है सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करती है, इनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा होती है और ये कुछ सेलेक्टिव स्टेशंस पे पाए जाएंगे। टेम्परेरी बेंचमार्क इन GTS बेंचमार्क के बीच में ही कम स्पेसिंग पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको सर्वे ऑफ इंडिया या PWD एस्टैब्लिश करती है। और इसी तरीके से टेम्परेरी बेंचमार्क, जब आप सर्वे कर रहे होते हैं, लेवलिंग कर रहे होते हैं, तो मान के चलो आज का दिन आपका एक पर्टिकुलर स्टेशन पे खत्म हो गया, तो उस स्टेशन को हम टेम्परेरी बेंचमार्क कह देंगे, क्योंकि वो स्टेशन नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए काम आएगा बेंचमार्क की तरह। क्योंकि दोबारा से आप जो इनिशियल स्टेशन है दोबारा से वहीं से लेवलिंग करेंगे नहीं, आपने जहां खत्म किया है वहीं से आप लेवलिंग शुरू करेंगे। तो जो लास्ट वाला स्टेशन आपका रह गया था या जो चेंज पॉइंट रह गया है उसको हम कहेंगे आपको परमानेंट टेम्परेरी बेंचमार्क। और आर्बिटरी बेंचमार्क जो आप कुछ भी मान लेते हैं। चलो, लेवलिंग कितने तरह की होती है? लेवलिंग जैसे बैरोमेट्रिक लेवलिंग हो गया, हाइपोसीमेट्रिक लेवलिंग हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हो गया, और डायरेक्ट और स्प्लिट लेवलिंग हो गया। समझ लो, इनमें से डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रेशर डिफरेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस लेवलिंग में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बैरोमेट्रिक लेवलिंग। हाइपोसीमेट्रिक लेवलिंग में हम टेम्परेचर का कंसेप्ट यूज करते हैं। जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है
उस टेम्परेचर को यूज करके हम लेवलिंग करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ये समरी चल रही है इसलिए मैं आपको पॉइंट ही बता रहा हूं कि जब भी आपसे प्रेशर से रिलेटेड लेवलिंग पूछा जाए तो आप आंसर करना बैरोमेट्रिक लेवलिंग है। जब भी आपसे टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा जाए कि भाई पानी के बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके जब हम लेवलिंग करते हैं तो वो कौन सी लेवलिंग होगी, तो यहां पर होगी वो हाइपोसीमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट्स को यूज करके tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और एलिवेशन फाइंड आउट करना है और ये थीटा है और ये डिस्टेंस है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/d। तो यहां से हम h कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट को यूज करके जो हम लेवलिंग करते हैं उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इसी तरीके से डायरेक्ट लेवलिंग और स्प्लिट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग वो होती है जिसमें हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, इनको यूज करके जब हम लेवलिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेवलिंग या स्प्लिट लेवलिंग। अब डायरेक्ट लेवलिंग के भी कई तरह की होती है। डायरेक्ट लेवलिंग भी जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग हो गया, फ्लाई लेवलिंग हो गया, प्रोफाइल लेवलिंग हो गया, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग हो गया, प्रिसाइज लेवलिंग हो गया या रेसिप्रोकल लेवलिंग हो गया। डायरेक्ट लेवलिंग भी कई तरह की होती है। तो हालांकि एक पॉइंट और है इसमें, एक और लेवलिंग है, सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर है, उसको हम दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर रहे और वहीं से हमने बहुत सारी रीडिंग्स ले ली, तो ये तो है आपकी सिंपल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को एक से ज्यादा स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग है। तो सिंपल लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग में तो ये डिफरेंस है कि सिंपल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं। बाकी अब फ्लाई लेवलिंग, तो जैसे रफ सर्वे आपको करना है, आपको क्या करना है, रफ सर्वे करना है, रेकोनेंसिस करना है, तो उसके लिए हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। प्रिसाइज लेवलिंग, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपको रखनी है तो प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं। किसी रोड, कैनाल, हाईवे, इनकी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल सेट करनी है तो उसके लिए प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, और अगर क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल सेट करनी है तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। और रेसिप्रोकल लेवलिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ लेवलिंग होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लेवल। तो लेवल जो है उसमें एक टेलीस्कोप होता है, एक लेवल ट्यूब होती है, लेवलिंग हेड होता है और ट्राइपॉड होते हैं। तो चार कंपोनेंट हुए, एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के चार कंपोनेंट है, एक टेलीस्कोप, एक लेवलिंग ट्यूब, एक लेवलिंग हेड और एक ट्राइपॉड। चलिए इन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे अभी। नाउ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, चेंज पॉइंट क्या होता है। तो मान के चलो ये मैंने लेवलिंग का एक फिगर बना रखा है। सबसे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट को यहां शिफ्ट किया और एक ऐसे पॉइंट पे रीडिंग ली है जिसका एलिवेशन मुझे पहले से पता है, रिड्यूस लेवल पहले से पता है, तो ये हो गया आपका बेंचमार्क। तो बेंचमार्क पर ली गई रीडिंग बैक साइड होगी। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को टर्न किया और फिर आपके फॉरवर्ड पॉइंट पे रीडिंग ली। तो पॉइंट बी पे मैंने रीडिंग ली है और इसको हम कहेंगे या तो फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड। लेकिन जस्ट इसके बाद में मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, जस्ट इंस्ट्रूमेंट को मैंने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लेके गया। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट बी का आरएल मुझे पता लग चुका है, तो इसलिए अब ऐसे पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हैं जिसका आरएल मुझे पहले से पता है, तो उसको हम बोलेंगे बैक साइड। और फिर से मैंने क्या किया, अब इंस्ट्रूमेंट को रोटेट किया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं रीडिंग लेने लग गया। तो मैंने यहां पर रीडिंग ली, यहां पर रीडिंग ली और यहां पर रीडिंग ली। तो सबसे आखिरी में जो रीडिंग ली जाती है उसको हम कहते हैं फोर साइड। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा अभी, पहले आप फिगर को समझ लीजिए। और बीच में भी कुछ मैंने रीडिंग्स लिए जिसको मैं कहूंगा इंटरमीडिएट साइड। तो आप समझिए, आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से, एक ही पोजीशन से, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से सबसे पहले ली गई रीडिंग को हम कहते हैं बैक साइड। तो पोजीशन 1 से सबसे पहले रीडिंग ली थी हमने, ये बैक साइड। और किसी पर्टिकुलर पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से सबसे आखिरी में ली गई रीडिंग को हम कहते हैं फोर साइड। तो पोजीशन 1 से सबसे पहले रीडिंग ली थी हमने बैक साइड, और पोजीशन 1 से सबसे बाद में ली है रीडिंग हमने फोर साइड। फिर हमने पोजीशन चेंज कर दी, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी। तो दोबारा से इसी डेफिनेशन को दोबारा लगाते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से सबसे पहले ली गई रीडिंग बैक साइड, सबसे आखिरी में ली गई रीडिंग फोर साइड, और इन दोनों के बीच में ली गई रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड कहते हैं।
तो ये डेफिनेशन है इनकी। अच्छा, वो स्टाफ स्टेशन जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज किया है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज पॉइंट, स्टाफ स्टेशन को। तो यहां जो पॉइंट बी है वो चेंज पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज पॉइंट पर सबसे पहले कौन सी रीडिंग ली जाती है। तो अब इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि चेंज पॉइंट पर सबसे पहले हम फोर साइड लेते हैं, उसके बाद बैक साइड लेते हैं। आई बात समझ में? तो कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा चेंज पॉइंट पर सबसे पहले कौन सी रीडिंग ली जाती है, तो चेंज पॉइंट पर सबसे पहले रीडिंग ली जाती है फोर साइड। जबकि जनरल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि लेवलिंग में सबसे पहले ली गई रीडिंग को बैक साइड कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। लेवलिंग में सबसे पहले रीडिंग ली जाती है बैक साइड, जबकि चेंज पॉइंट पर सबसे पहले रीडिंग ली जाती है फोर साइड। इन दोनों डेफिनेशंस में, इन दोनों डाउट्स में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको ये डाउट नहीं आने चाहिए। चेंज पॉइंट क्या होगा? अच्छा, स्टेशन किसे कहते हैं लेवलिंग में? जहां पर स्टाफ को रखा जाता है उसे स्टेशन कहा जाता है। तो चेंज पॉइंट वो स्टेशन है जिसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है, तो इसका मतलब पॉइंट बी जो है वो यहाँ पर चेंज पॉइंट है। अब जो कंप्यूटेशन है, वो कंप्यूटेशन के दो मेथड है। लेवलिंग का जो डेटा हमारे पास आता है उसको कंप्यूट करते हैं हम दो मेथड की हेल्प से। एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक है राइज एंड फॉल मेथड। दोनों इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है कि कैलकुलेशन किस में ज्यादा करनी पड़ती है, और एक में इंटरमीडिएट साइट्स के लिए चेक कौन प्रोवाइड करता है। तो देखो, राइज एंड फॉल मेथड में हमको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, तो ये लैबोरेशियस है। और दूसरा, राइज एंड फॉल मेथड एक एडिशनल चेक प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट साइट के लिए। ये दो पॉइंट निकल के आएंगे आपके, तो मैं आपको बता देता हूं कहां पर लिखा हुआ है ये। देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज सिंपल एंड लीस्ट टाइम टेकिंग इन कंपैरिजन ऑफ राइज एंड फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है वो सिंपल है और कम टाइम लेता है। और राइज एंड फॉल की बात करें तो राइज एंड फॉल मेथड जो है वो इंटरमीडिएट साइट्स के लिए भी चेक प्रोवाइड किया करता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं हम कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन पर। अर्थ की कर्वेचर की वजह से लेवलिंग में कुछ एरर आती है, उसको रिमूव करने के लिए हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है और कर्वेचर करेक्शन है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्वेचर करेक्शन d²/2r आपका कैलकुलेट होके आएगा, जो कि हमेशा नेगेटिव होगा। और जब इसमें अगर हम अर्थ की रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल एक एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है, कर्वेचर करेक्शन इज इक्वल टू 0.0785 d²। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कर्वेचर करेक्शन कैसा हो गया हमारा? नेगेटिव। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो हम डी पुट करते हैं वो डिस्टेंस होते हैं दो पॉइंट के बीच में किलोमीटर में। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है वो 1/7 होता है, 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन का, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन होगा यहाँ पर पॉजिटिव। और जब एम्पेरिकली कैलकुलेट किया जाता है तो ये आएगा आपका 0.0112 d²। जैसे ये आया था वैसे ही ये। और यहाँ d जो है वो किलोमीटर में होगा, करेक्शन मीटर्स में आएंगे। कंबाइंड करेक्शन की बात की जाए तो दोनों को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो कर्वेचर करेक्शन ये था, रिफ्रैक्शन करेक्शन ये था, तो कंबाइंड करेक्शन इन दोनों को जोड़ के आएगा आपका 0.0673 d²। तो ये था आपका कंबाइंड करेक्शन, जो कि नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक एरर होती है कॉलिमेशन एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप में कोई एरर है, उसकी वजह से लाइन ऑफ साइट ट्रूली हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो उससे कॉलिमेशन एरर डेवलप होती है। कॉलिमेशन एरर को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को अगर स्टाफ स्टेशन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रख दिया जाए, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रख दिया जाए, तो कॉलिमेशन एरर खत्म हो जाती है। इफ लेवल इज एस्टैब्लिश्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ स्टेशन देन देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन। मतलब कॉलिमेशन एरर जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, कोई करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में रखा हुआ है कि कॉलिमेशन एरर को खत्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कहां रखना चाहिए? दोनों स्टाफ स्टेशन के मिड पर। चलिए अब है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग कब करते हैं और क्यों करते हैं? एक्चुअली जब हम
इंटरमीडिएट साइट्स नहीं ले पाते, बीच में हम स्टाफ को अरेंज नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक बार ही लॉन्ग साइट, अगर हम लॉन्ग साइटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक देख रहे हैं, तो उससे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन डोमिनेट कर जाएगा। एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन डोमिनेट होगी, उस वजह से लेवलिंग का जो हमारे पास डेटा आएगा वो गलत आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जिससे कि ये एरर खत्म हो जाए, और वो प्रोसीजर है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसमें क्या करते हैं, लेट सपोज कि एक नदी है, ये नदी है और इसके दोनों किनारों की तरफ मुझे लेवलिंग करनी है, इन दोनों किनारों का मुझे एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन अब आपको पता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट अगर यहां सेटअप करता हूं तो मैं बीच में इंटरमीडिएट साइट्स नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बीच में तो पानी है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, एक बार इंस्ट्रूमेंट को यहां सेट करके ए और बी पर रीडिंग लेता हूं, ए और बी पर, और फिर दोबारा मैं इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूंगा, बी पर ले जाऊंगा, और मैं दोबारा फिर से मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया और मैं अब इसको इंस्ट्रूमेंट को लिया है बी पे, और फिर मैं ए और बी पर रीडिंग लेता हूं। तो इस तरह की जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। इस प्रोसीजर को कि एक बार इंस्ट्रूमेंट को ए के पास रखा और ए और बी पर रीडिंग ली, फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और बी के पास रखा और फिर बी और ए पर रीडिंग ली, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसका क्वेश्चन भी बहुत आसान है जिसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इन रेसिप्रोकल लेवलिंग स्टाफ रीडिंग्स आर टेकन बाय फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट नियर टू द बोथ स्टेशंस बाय वन। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब कर्वेचर और रिफ्रैक्शन से जो एरर इंड्यूस होती है उसको हम हटा सकते हैं। बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग कॉलिमेशन एरर कैन बी कैलकुलेटेड और एलिमिनेटेड, बेसिकली एलिमिनेटेड आना चाहिए, एलिमिनेटेड। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कॉलिमेशन एरर को खत्म कर सकते हैं। बट इसमें भी बात ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन एरर जो है वो पार्शियली एलिमिनेट होती है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे ना कि कितनी है रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना कर्वेचर और कॉलिमेशन एरर तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, जबकि रिफ्रैक्शन एरर जो है वो पार्शियली रिमूव होगी। बाकी ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपने बबल ट्यूब देखी है और उस बबल ट्यूब में एक बबल होता है, इस बबल को एक डिवीजन डिस्प्लेस करने के लिए टेलीस्कोप को कितना रोटेट करना पड़ रहा है। The amount of rotation which is required to displace the bubble by one division is known as sensitivity of bubble tube. मैंने जो इंग्लिश में बोला इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं कि एक बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। बबल को एक डिवीजन डिस्प्लेस करने के लिए जो टेलीस्कोप को रोटेशन दिया जाता है उस रोटेशन को हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो उसके कई सारे फॉर्मूले हैं, तो इसलिए इसको देखते रहिएगा आप। लेकिन क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बाय इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर हम बबल का डायामीटर बढ़ाएंगे तब भी ये सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर मैं लिक्विड जो है उसकी विस्कोसिटी कम करूंगा तब भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जो बबल है उसके अंदर की जो सरफेस है उसकी रफनेस अगर मैं कम करता हूं, डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस, तब भी क्या होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे इनमें से कम क्वेश्चन पूछेगा, टेम्परेचर के रिगार्डिंग पूछ सकता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्लूइड ऑफ बबल ट्यूब एक्सपैंड ड्यू टू विच साइज ऑफ बबल क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीज हो जाएगा और जिससे सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपसे पूछा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब बढ़ेगी या कम होगी, तो आप आंसर करोगे टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी तो हो जाएगी कम, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और उससे आप कह दोगे सर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि ये गलत कंसेप्ट है। यहां पर ये विस्कोसिटी ऑफ ट्यूब का, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का कंसेप्ट काम नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड एक्सपैंड करेगा जिससे बबल की साइज क्या होगी, कम हो जाएगी।
बबल साइज जो है वो कम हो जाएगी और इसकी वजह से सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इस वजह से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। बाकी ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं, ठीक है साहब। बाकी लेवलिंग से जो एरर हैं ये ज्यादा नहीं पूछी जाती। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटूरिंग को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।